धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल कुछ हमने पंचगव्य या तो फिर दशगव्य स्वास्थ्य कथा में कल हमने दही के गुण देखे, कुछ दही को दही के गुण देखे, दही को किस तरह से उपयोग करना चाहिए, खास करके गोदधि के, गाय का जो दही है उसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए, वो भी हमने देखा। अब उसके बाद का क्रम आएगा, दधी के बाद का क्रम आएगा मक्खन और छाछ का। तो मक्खन और छाछ का कैसे प्रयोग करेंगे वो अभी हम बात। दधी में एक बात आप याद रखिए, दही को, कि दही की बात हमने बहुत सारी बताई, कैसे जमाना है, कैसे क्या करना है और किस तरह से उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हमने दही के विषय में कर ली। दही को बहुत ही समय तक रखकर नहीं खाना चाहिए, अम्ल हो जाता है, अति अम्ल हो जाता है तो पित्त की समस्या हो कर सकता है, उष्ण वीर्य होने से, गर्म होने से कर सकता है, ग्राही होने से कब्ज जैसे रोग कर सकता है, वो भी देखा। अब उसका आगे का क्रम आता है, वो आता है मक्खन और छाछ का। अब हम लोग देखते हैं कि पहले के भारत में रोज बिलोना हुआ करता था। तो बिलोने से एक एक पार्टिकल्स को तोड़ा जाता था और उसके बाद उसका एक रूप निखर कर आता था, वो मक्खन, और उसके बाद की छाछ की क्रम। तो वो हम थोड़ा देखेंगे कि उसकी वो प्रक्रिया का क्या महत्व है, और खास करके आयुर्वेद की दृष्टि से उसको क्या क्या उसमें गुण होंगे। तो ये दही के बाद फिर से एक प्रोसेस नई चालू होगी, जैसे दूध से दही तक आए थे, दही से अब जाएंगे हम, हो जाएंगे मक्खन और छाछ की। एक बात याद रखें कि आयुर्वेद में विरुद्ध पदार्थ का विवरण दिया गया है। बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया है, लेकिन विरुद्ध आहार का अभी विषय नहीं है यद्यपि, तथापि कुछ विरुद्ध उसमें समझ लेना है। जैसे दूध के साथ सारे खट्टे फल, दूध के साथ कच्चा नमक, ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं दूध के साथ विरुद्ध में जाएगी। जैसे मछली है, फल है, वो विशेष रूप से विरोध में जाएंगे। इस तरह का विरोध की बात हमने की। दही के साथ दही का एक विरोध बताया है, वो है संस्कार। दही को गर्म करके खाना, वो संस्कार विरोध में है। मतलब जो चीज को कौन सी प्रोसेस नहीं करनी है, वो यदि हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या है? गुणांतर आधानम। मतलब संस्कारो नाम गुणांतर आधानम संस्क्रियते, जिसको हम विशेष रूप से कुछ बदलाव लाते हैं, ऐसी प्रोसेस करते हैं, ऐसी प्रक्रिया करते हैं, उसको आयुर्वेद में नाम दिया है संस्कार। तो संस्कार का बहुत महत्व होता है। तो उसमें इस संस्कार में, जैसे एक संस्कार को पास करते करते घी की प्रक्रिया होती है और घी बनता है, उसी तरह से दही को गर्म नहीं करना है। दही को यदि गर्म करके खाया तो मधु को और दही को गर्म नहीं करना है, गर्म करके नहीं खाना है। ये संस्कार विरोध का एक उदाहरण आता है। कभी हम वो समझेंगे कि संयोग विरुद्ध क्या होता है, संस्कार विरुद्ध क्या होता है, और टर्म्स है पूरी आयुर्वेद की। और जरूरी नहीं है वो आयुर्वेद डॉक्टर भी जानता हो, क्योंकि उसको इस तरह से न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन का अभ्यास नहीं होता है, इसलिए वो ये टर्म्स को नहीं समझते हैं। वो केवल दवाई को समझते हैं। लेकिन संयोग क्या होता है, समवाय नाम का गुण क्या हो, समवाय नाम का संबंध कैसा होता है, संयोग नाम का संबंध कैसा होता है, स्वरूप संबंध क्या होता है, वो दार्शनिक टर्म्स होती है पूरी। और आयुर्वेद का आप देखेंगे तो कोई भी अध्याय, चरक का देखेंगे, सुश्रुत में देखेंगे, दर्शन से शुरू हुआ है। अब शुरुआत के तौर पर भी बात पता नहीं है तो वो मध्य वाली बात पता चलती ही नहीं है। मानो कि कोई सीधा हमसे कथा में चौथे दिन ही चालू कर दे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि पहले क्या कह चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको फंडामेंटली वो
क्लियर करे सब वस्तुएँ कि फंडामेंटल में क्या है और वो किस तरह से कार्य करता है। इसलिए ये टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कार विरोध की बात हम कही तो दही को गरम करके खाना वो वर्ज्य बताया है। तो ये एक संस्कार विरोध के उदाहरण में है। आगे चलेंगे, दही को जब बिलो अब उसको घर पे आजकल जो बिलोते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिलोना तुरंत ही एक छोटा-सा कटोरा ले लेते हैं या फिर गिलास ले लेते हैं और उसको तुरंत ऐसे करके फिर छाछ बनाकर दे देते हैं। वो मथित दधी है, वो एक प्रकार का दही है, वो छाछ नहीं है। छाछ मतलब उसको इस तरह से बिलो जाए कि प्रत्येक त्रसरेणु उसके जो ये मैं टर्म्स में फिर बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के समय पर आज की परिभाषा में पार्टिकल्स उसका तोड़ा जाए। इसलिए वो एक ही बार में हम करेंगे तो नहीं होगा, वो बार-बार उसको घुमाना पड़ेगा और इसलिए पहले के काल में हमने देखा कि जो प्राज्ञ लोगों ने उसका एक स्वरूप निरूपण निर्धारित किया था, वो ऐसा था कि लकड़े की जो रवई होती है उसमें एक ऐसा गिरता है, एक फिर ऐसा करता है क्योंकि ऐसा घुमा तब सारे जो पार्टिकल्स है वो एक वर्तुलाकार गति में आ गए। फिर से वो विरुद्ध विरुद्ध गति में, विरुद्ध वर्तुलाकार गति में आए, इसलिए वो पार्टिकल्स टूटने की संभावना होती है और ज़्यादा टूट जाते हैं, तो उसमें से लैक्टिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है, ऐसा आज का विज्ञान कहता है और वही बहुत गुणकारी होता है हमारे पाचन के लिए और बहुत सारे हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी वो जो रवई है, उससे वो अच्छी प्रोसेस होती है, बहुत ही उसको हिलाना पड़ता है, तब जाकर वो अलग-अलग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मथित होकर एक प्रकार का वो मंथन करके, उसको हम मंथन कहते हैं। तो वो मंथन करके फिर जो आता है, वो एक तो हो गया उसका मक्खन निकलता है। अब मक्खन की हम बात करें, तो उसमें कितना रखना और फिर छाछ बनानी क्या रखना, वो एक अलग ही प्रोसेस है वो। लेकिन अब साधारणता से हम जब जब ये प्रोसेस करते हैं और जब निकालते हैं तो मक्खन है। उसमें अम्लता नहीं है। आप देखेंगे, आपने चखा होगा कभी हम रोज़ यहाँ खाते हैं, तो वो मक्खन बहुत ही उत्तम पदार्थ है। सद्य शक्तिकर है वो, मक्खन खास करके यदि उम्र वाइज़ देखा जाए, तो बच्चों को मक्खन देना अति उपयुक्त है। इसलिए कृष्ण की भी हम कथा सुनते हैं, तो बचपन में उन्होंने मक्खन खाया था। वो मक्खन ही था। तो वो मक्खन खाना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और उन्होंने चोरी करके ही मक्खन सबको खिला दिया था, ऐसी कथा आती है। तो वो एक रूपक है कि बच्चों को जो यदि नहीं है, तो किसी भी हालत में मक्खन खिलाना ही है, ये उसका भावार्थ तात्पर्य है चोरी करने का। चोरी करके भी खाना है, उसका मतलब ये था कि किसी भी हालत में उसको मिलना चाहिए मक्खन। अब नवनीतम नाम उसका संस्कृत में है मक्खन का क्योंकि नीतम नूतन कोशादिकम नित्य नूतन कोशों का निर्माण करता है, वो नवनीत है। बालक का भी नाम नवनीत है। इसलिए नवनीतम नवनीतम दद्यात् अर्थात मक्खन को बालक को देना चाहिए, ऐसा बताया है संस्कृत साहित्य में कि मक्खन को बालकों को अवश्य ही देना चाहिए। बालकों के लिए वो बहुत उपयोगी, बहुत ही अनमोल औषधि है। इसलिए बालकों को रोज मक्खन खिलाना चाहिए। मक्खन रोज बनता हो जहाँ पर, वो उत्तम स्थल है। तो ये एक मक्खन के बारे में बताए। वो पुष्टिकर है, धातु को पुष्टि करता है, तो धातुवर्धक जो भी औषधि लेनी है, वो सबसे अच्छी है। जैसे पूर्ण चंद्रोदय रस करके एक आयुर्वेद में औषधि आती है, वो धातु पुष्टि के लिए होती है, शक्ति के लिए होती है। वो यदि मक्खन में ली जाए, बहुत कार्य करेगी। या तो फिर सुवर्ण वसंत मालती है, ऐसे जो भी रसायन प्रयोग के लिए कुछ-कुछ औषधियाँ प्रयुक्त होती है, वो गुरुवर ये बताते थे कि वो यदि मक्खन के लिए अनुपान पे ली जाए, बहुत गुण देगी, वो बहुत ही इफ़ेक्ट देगी। तो ये एक कामवर्धक औषधियाँ या फिर रसायन वाली प्रयोग की औषधियाँ या फिर बालकों को वो मक्खन खिलाना चाहिए। मक्खन ऐसे तो कभी भी खा सकते हैं, प्रातः खाएँ तो बहुत अच्छा है रसायन प्रयोग वाले या फिर भोजन में खा सकते हैं, किसी को रोटी वगैरह में रखकर भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। तो ये मक्खन के बारे में इतना बताया। तो ये मक्खन
के बारे में अब अलग-अलग मक्खन के गुण अलग-अलग है। जैसे कि बकरी का जो मक्खन निकलता है, तो वो बकरी के दूध से जो निकलता है, उसका उपयोग हमने पहले ही बताया था, टीबी में बहुत उपयोगी है, क्षय में बहुत उपयोगी है वो। अनेक प्रकार के जो क्षय होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस आज कहते हैं, उसमें भी बहुत उपयोगी है। शोष में बहुत उपयोगी है। तो ये बहुत सारे रोगों में मक्खन उपयोगी है। यद्यपि जिसमें दही नहीं दे सकते हैं जिस-जिस रोगों में, उसमें भी मक्खन का निर्भयतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं क्योंकि दही अम्ल होने से, अभिसंधि होने से, विषटंभी होने से उसका प्रयोग वर्ज्य माना है जो-जो रोगों में। अब ये फिर टर्म्स आ गई विषटंभी क्या होता है, अभिसंधि तो जो कोशों को पूर दे पूरे, पूरे छिद्र है हमारे शरीर में, उसको थोड़ा आवृत कर दे, वो कहलाता है अभिसंधि। तो दही थोड़ा ऐसा है, लेकिन मक्खन को आप निर्भयतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। दही पचने में भारी है, उससे थोड़ा मक्खन हल्का है। जो लोग कृश है, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं अपना वेट बढ़ाने के लिए, तो ये ब्रूहण भी करता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि ये मक्खन का प्रयोग अवश्य ही करें लोग और उससे बहुत ही पुष्टि मिलती है। तो ये एक मक्खन की बात बताई। अब मक्खन के अलग-अलग, अलग-अलग ऐसे तो हर एक प्राणी, पशु के आधार पर उसके गुण लिखे गए हैं, उसके गुण बताए गए हैं, लेकिन अभी हमको तो गाय का ही मक्खन उपयोग करना है क्योंकि अभी जो लोग सुन रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, वो ज़्यादातर सात्विक उसमें होती है और ज़्यादा परिश्रम नहीं होता है। तो वो अवस्था में उत्तम-उत्तम जो होता है, वो गाय का ही मक्खन होता है, तो वो उसका उपयोग ही लोग करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम छाछ पर। तो गाय के मक्खन के बाद का क्रम होता है गाय की छाछ का। तो गाय के छाछ के बारे में साधारणता से तक्र के गुण ऐसे बताए हैं कि तक्र है, वो बहुत ही उपयोगी है। प्रायः सभी गव्यों में यदि आप उपयोगिता की दृष्टि से या गुणों की दृष्टि से अत्युत्तम कहा, ऐसे सभी उत्तम हैं। लेकिन उत्तमों में भी सभी उत्तम यदि किसी को कहा जाए, तो वो तक्र यानी छाछ है। तो छाछ का बहुत महत्व भारतवर्ष में पहले से ही रहा है। इसलिए छाछ के बारे में भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में न तक्र सेवी व्यथते कदाचित् न तक्तदग्धा प्रभवन्ति रोगाः यथा सुराणाम् अमृतं दुर्लभम तथैव तक्रम इह भुविम आहो। तो उसमें ये बताया है कि यथा अमृतम, जैसे देवों को अमृत ही अतिशय प्रिय है और अमृत की वहाँ महिमा है, जो इसके पार का लोग है, कहीं होगा वो, वहाँ पर अमृत की महिमा बहुत है। हम भी देखते हैं समुद्र मंथन के समय पर अमृत आए, अमृत भी निकला, ज़हर भी निकला और अमृत की बात बहुत सारी सुनते हैं। तो अमृत जैसे कि कहीं सूरलोक में या देवलोक में अमृत की महिमा है, पृथ्वी लोक में किसकी महिमा है? तो वो है तक्र की। उन्होंने बताया कि तक्र सेवी जो होता है, उसको कोई व्यथा नहीं होती है। मतलब इस प्रकार की छाछ का जो सेवन करता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको प्रायः कोई रोग नहीं होते हैं। तो न न तक्र सेवी व्यथते, मतलब उसको व्यथा नहीं होती है, उसकी व्यथा चली जाती है। तो ये एक रोगों में बहुत सारी तक्र उपयोगी है। अब तक्र में हम देखें या तो फिर मक्खन में देखें, तो फिर हम पहले की दृष्टि से हम देखते जाएँगे, तो उसमें तो रस, जैसे मक्खन का रस हो गया मधुर, ऐसे छाछ का रस मधुर या तो फिर अम्ल, अति अम्ल, उसमें अलग प्रकार की छाछें बताई है। तो वो किस तरह से है, तो वो घृत मिश्रित, मतलब जिसमें से घृतांश नहीं निकाला है और जिसमें से ऊर्जित घृतांशः, मतलब जिससे घृत निकाल दिया है और जिससे आधा घृत निकाला है। तो ये अलग-अलग 3 प्रकार निकाले हैं, मतलब कि वो मक्खन सहित की मक्खन निकाली हुई एकदम उसका भाग, तो उसमें सर्वोत्तम है कि उसमें से घृतांश निकाला जाए, बाद की जो बचे वो छाछ एकदम हल्की हो जाती है और वो बहुत अमृत तुल्य है। उसको बराबर भिगोया जाए और बाद में वो निकले, तो वो बहुत ही अच्छी छाछ है, वो अमृत तुल्य है। अभी दूसरा भी एक बताते हैं कि अब उसका वीर्य कौन-सा है? एक तो हमने देखा रस, तो वो तो रस तो है उसका अम्ल, मतलब कि खट्टा भी होगा, मधुर भी कभी होगा या मधुर अम्ल भी होगा। तो एक तो रस देखा, गुण तो ये है कि वो ख़ास करके बहुत रोगों में, जैसे कि संग्रहणी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको कहते हैं, उसमें भी उपयोगी है और सारे जितने भी रोग हैं, जैसे ख़ास करके पाइल्स है, अर्श है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि नवरात्रि के 9 दिन, जो अश्विन महीने की नवरात्रि आती है, जब हम उत्सव मनाते हैं, तो 9 दिन पूरा सूरण नाम का जो कंद है,
जो सूरण है, सूरण संस्कृत में भी उसको सूरण ही कहेंगे। तो सूरण नाम का जो कंद है, उसको सब्जी करके, उसको उबाल करके और फिर पूरा दिन वो जब भूख लगे तब 2 या 3 बार उसका सेवन करे और साथ में केवल तक्र मतलब छाछ का सेवन करे। तो ये हम प्रयोग यहाँ भी करवाते, गुरुजी के यहाँ भी करवाते थे। उससे बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो अ, 9 दिन में पाइल्स में 80% वो प्रायः राहत हो जाएगी और ऑपरेट करने की उसको ज़रूर नहीं रहेगी, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ऑपरेशन से पहले ये प्रयोग यदि नवरात्रि समीप है, तो बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद में आज भी सबसे अच्छी पद्धति जो सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड में आज जो पाइल्स के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है ऑपरेशन करने की, वो सबसे अच्छी क्षार सूत्र वाली पद्धति है। अब क्षार सूत्र क्या है और उसका कैसे उपयोग होता है, वो हम कभी वीडियो बनाएँगे या कभी ऐसे सत्रों में लेंगे। उसको प्रॉपर दिखाएँगे कि किस तरह से धागे होते हैं, वो धागे को किस तरह से उसमें दुग्ध में मतलब स्नूही क्षीर होता है, हरिद्रा होती है, उसमें कैसे ही उसको डुबोया जाता है, कैसे वो तैयार होते हैं, फिर उसको कैसे बाँधा जाता है, फिर वो कैसे ही मूल नष्ट कर देता है और वापस 99 पॉइंट उसका प्रायः एक बार ऑपरेशन किया, उस तरह से क्षार सूत्र से किया तो वापस कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वापस वो होते ही नहीं। तो ये कभी बात करेंगे हम पाइल्स के बारे में क्योंकि क्षार सूत्र की जो एक रीति है, एक अद्भुत शोध है क्षार सूत्र भारत में, तो वो बहुत ही उपयोगी है और बहुत इफ़ेक्टिव है लोगों में। आज वर्ल्ड को देने जैसी ये पूरी एक ट्रीटमेंट है। आज तक इतना विज्ञान आगे बढ़ने पर भी आयुर्वेद की ये अत्युत्तम सभी सर्जरियों में ये सभी सक्सेसफुल सर्जरी ये रही है। तो आज भी लोग उसका उपयोग करते हैं, आयुर्वेद के बहुत वैद्य उसको क्षार सूत्र करते हैं अपने हॉस्पिटल में और सक्सेसफुली उसको अच्छा कर देते हैं पेशेंट्स को। तो उसमें क्या-क्या है वो तो बात अलग है, लेकिन चिकित्सा कोई भी प्रकार की हो, देवी, मानुषी, आसुरी कोई भी प्रकार की, उसमें से शल्य चिकित्सा के पहले मतलब कि ऐसे ऐसा करने से पहले एक बार तो मिनिमम ये उपयोग करने जैसा ही है कि सूरण 9 दिन कल रहकर फिर उसके साथ गाय की ताज़ी मतलब रोज़ की बनाई हुई तक्र, छाछ पी जाइए, यदि पीते हैं कोई, तो उसके अर्श उ ठीक हो जाते हैं मतलब उसमें शायद ही इसकी सर्जरी की आवश्यकता रहे, बाकी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, ये अनुभूत प्रयोग है। ये कर सकते हैं। दूसरा वीर्य छाछ का उष्ण है, मतलब बहुत जगह पर ऐसा है कि उसको गर्मी में नहीं पीनी है। अब हम इसमें व्यवहार उल्टा होता है कि गर्मी में ही उसको दी जाती है, अब उसका क्या कारण है? अब कोई-कोई पदार्थ ऐसे है जिसको आप नियमों में नहीं बाँध सकते हैं। यद्यपि छाछ उष्ण है, तथापि उसमें एक बात जलीय अंश ज़्यादा है। तो ये एक तो इसलिए गर्मी में भी वो चल सकती है, वो नहीं पीनी ही इसलिए नहीं कहते। दूसरी बात, विभिन्न द्रव्य उसमें मिलाया जाए तो उसके गुण बदलते रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया कि वात यदि छाछ साधारणता से पीनी है तो कोई द्रव्य डालकर भी आप पी सकते हैं। तो उसमें अलग-अलग है, पित्त के रोग है तो अलग है, यदि वात के रोग है तो गुड़ डालकर पीना, कफ के रोग है तो सूंठ, मिर्ची या काली मिर्च वगैरह डालकर पीना और पित्त के रोग है तो शर्करा डालकर मतलब खंड शर्करा डालकर मतलब चीनी मतलब जो पहले मिश्री होती थी वो डालकर पीने को बताया गया है। तो छाछ में क्या डालकर पिए उस तरह से उसके गुण बदलते रहते हैं इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि छाछ को यदि अभी भी देना है आपको, तो मिश्री मिलाकर दीजिए लोगों को, ताकि उष्ण प्रकृति वाले लेंगे, तो उसको कोई हानि नहीं होगी। या फिर एक प्रकार का छाछ मसाला जो एक कॉम्बिनेशन करके बनाया है, उस प्रकार से वो दीजिए। कुछ-कुछ आइटम है उसमें, वो हम अभी आपको लिखा सकते हैं। उसमें 2-3 प्रकार के नमक है, फिर ये बहुत सारी जैसे भुना हुआ जीरा है, जैसे धनिया का पाउडर है, तो भुना हुआ जीरा डालकर भी आप उसको दे सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, वो शांत करेगा, पित्त को भी शांत करेगा और ये छाछ पीना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, तो वो 12 महीना पी सकते हैं। ख़ास करके बहुत ग्रंथों में ऐसा आया है कि उसको गर्मी की ऋतु में नहीं पीना है, जैसे कि हमने दही के बारे में बताया, ऐसा ही छाछ के बारे में बताया है। लेकिन छाछ एक पूरी अपवाद रूप है। छाछ को बहुत ही ऐसी-ऐसी उपमा दी गई है अमृत जैसी कि छाछ एक आपवादिक द्रव्य में चला जाता है। एक आपवादिक द्रव्य का फिर अलग है, जैसे आँवला है।
पदार्थों में मैंने बताया तो अपवाद है। जैसे सबका खट्टे पदार्थों का दूध के साथ विरोध होगा, लेकिन आंवला का विरोध नहीं होगा। उसी तरह से छाछ है, यद्यपि वो उष्णवीर्य है, तथापि उसका प्रभाव ही अलग है। मतलब हमने देखा कि विपाक में और प्रभाव भी उसका देखा जाता है, तो प्रभाव अलग है उसका। तो ये एक है, विपाक में भी वो मतलब किंचित अम्ल है, इसलिए पित्तवर्धन कर सकती है, वायु के रोगों को हर सकती है। और एक बताया, और प्रभाव उसका चाहे कि प्रभाव से वो बहुत रोगों को उन्मूलन करती है, सात्विकता देती है, वो उसका प्रभाव है। तो ये गव्यों में सबसे श्रेष्ठ जो कहा जाए या सात्विक कोटि को रखा जाए यदि सामने, तो सबसे अच्छा जो सात्विकतम जिसको कहा जाए, भाई ऐसे तो सभी सात्विक है, तो उसमें छाछ को रखना उचित होगा। इसलिए बहुत सारे महात्मा जब अनुष्ठान वगैरह करते हैं, हमारे गुरुवर्य ने मौन की जब साधना की, तो उन्होंने 61 वर्ष से लेकर अपने 67 ईयर्स तक वो मौन रहे पूरा। तो वो मौन पे जाते वक़्त उन्होंने सब शरीर शुद्धि की, तो गाय को देते हुए जो जौ होते हैं, वो और फिर छाछ उसका सेवन उन्होंने किया था। यद्यपि ये परोक्ष बात थी, वो बहुत लोग भक्त बताए हमको, तब तो हम थे नहीं। लेकिन ये उन्होंने प्रयोग किया था। दूसरा प्रयोग ऐसा श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है गायत्री परिवार के संस्थापक, उनकी पुस्तकों से या फिर उनके जो नज़दीकी है उनसे मिलता है कि उन्होंने भी जो साधना की, उसमें उन्होंने केवल तक्र के ऊपर और ऐसे ही जौ के दाने जो निकलते हैं, गाय को जौ देते हैं, उसके फिर गोबर में जौ निकलते हैं, वो जौ को फिर साफ करके पानी से फिर रखना पड़ता है, छाया में सुखाना पड़ता है, उसका भी पाउडर उसका भी आटा करते हैं, उसकी फिर रोटी बनाते हैं, वो रोटी और छाछ ये श्रेष्ठ आहार है। जिसको एकदम मतलब ऐसा कहे कि बिना हिंसा के जीना है, बिना ही मतलब परिग्रह से जीना है, अनन्या चिंतयन्तो माम, इस तरह से कोई भी पदार्थ के बिना जीना है, तो सबसे श्रेष्ठ वो 2 पदार्थ किए गए। गुरुजी ने वो शरीर शोधन के लिए 2 महीने लिए था और लेकर फिर शरीर शुद्धि करके फिर वो 8 साल तक मौन में रहे थे, प्रायः पौने 8 साल तक। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे विषयों को लेकर, ब्रह्म सूत्र से लेकर गीता, जबकि ऐसा कोई नहीं कर पाया कि कोई एक अध्यात्म में भी उपदेश देता है और वो भी एक उच्च कोटि का है। और आयुर्वेद में तो तुलना ही नहीं है पूरे भारत में। मतलब आयुर्वेद में तो कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है, वो चाहे आयुर्वेद का दशगव्य का विषय हो, वो चाहे गर्भ विज्ञान का हो, चाहे फिर ये बाल बाल औषधियों के बारे में हो, प्रभावी चिकित्सा के बारे में हो, अगध तंत्र के बारे में हो, रसायन प्रयोगों के बारे में हो, तो बाकी को सब देखते कहते हैं, वो तो पुस्तक पढ़ी देखते हैं, गुरुजी जो देखते हैं वो आँखों देखी कहते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है दोनों में। एक है वो किसी को कहीं से 2 पेज सुन लिया, कहीं से कर लिया, कहीं से बता दिया, और इनके पास चिकित्सा जगत का और हिमालय पे जो उन्होंने शोध यात्रा की थी अपने युवा काल में, वो बहुत पुख्त प्रमाणों के साथ, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से हर एक पदार्थ के द्रव्य गुण विपाक क्या होते हैं, वो संस्कृत में ही पढ़ाते थे फिर। इसलिए जो संस्कृत भाषा का आरंभ से ही उनको जो शिक्षा मिली बचपन से ही पाठशाला में, उसका बहुत लाभ मिला। आयुर्वेद के ग्रंथों को चाबी लेकर उन्होंने खोला, तो ऐसे उन्होंने जो चाबी लेकर मतलब ब्रह्मानंद अंतिकीवास वो चाबी लेकर उन्होंने अनेक ग्रंथों को खोल दिया आयुर्वेद के। जहाँ-जहाँ भी आज भी उन्होंने जो बताया है और हमको जब समझ में नहीं आता था, तो हम पेंसिल से उसको एक कर देते थे, तब से वो ऐसी ही पंक्ति रह गई है, क्योंकि वो अभी तक हमको कुछ बातें समझ में नहीं आई है। अब तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि अब कहाँ अब किसको पूछे? क्योंकि जो बोलते हैं वही बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो पूछने की तो बहुत दूर बात रह गई। लेकिन ये एक बात है कि बहुत सारे उन्होंने चिकित्सा जगत के राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था 2 बार उनको। तो चाहे वो कोई भी प्रकार के संक्रामक रोग हो, तो क्या धूप, क्या लेप, क्या अंजन, ये सब सब चिकित्सा के सारे आयामों को वो क्लियर करते थे। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए, खास करके तक्र का प्रयोग नवरात्रि में करें सूरण के साथ, तो पाइल्स में, भगंदर में बहुत ही लाभ मिलेगा। अनेक पेशेंट्स के ऊपर वो बहुत सारे गुरुजी ने किए थे और उनको आशातीत मतलब कि बहुत ही जितना एक्सपेक्ट था उससे भी ज़्यादा लाभ होता हुआ था। तो ये छाछ। दूसरी बात है कि छाछ जो कोई भी प्रकार का रोग हो, मतलब एक तो है कि वो कब लेनी है, तो भोजनान्ते पिबेत तक्रम।
अब कोई-कोई लोग प्रश्न करते थे कि उसको सुबह ली जाए। आयुर्वेद में एक बात याद रखें, एक सुभाषित है बहुत अच्छा और वो सभी को मान्य है फिर भी। तो उन्होंने हज़ारों प्रयोग करके लिखा होगा या तो फिर अंतर की जो साधना है या तो फिर अंतर का जो ज्ञान है, वो होने के बाद लिखा होगा। पहले के वैद्य, पहले के जो प्राज्ञ मनीषी थे, वो साधना के बल पर आगे जाकर फिर कुछ उपदेश करते थे। तो उसमें अलग-अलग प्रकार की साधना भी पातंजल योग दर्शन में बताई है क्योंकि वो चरक मुनि ने भी यही बात आगे जाकर कही है। तो द तो उसमें चंद्रे कायाव्यूह ज्ञानम, नाभिचक्रे कायाव्यूह ज्ञानम, च चंद्रे नक्षत्र ज्ञानम, ये बहुत सारे ज्ञान होते हैं, जैसे आकाश से लेकर शरीर तक का। तो शरीर का जो मैकेनिज़्म उन्होंने देखा होगा, वो उन्होंने 3 भाग में बँटवारा किया है। एक तो हर एक समय पर कफ, पित्त, वात बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो जैसे कि हमारे वातावरण के अनुसार, हमारे दिनों के अनुसार ये रीत से वो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और वो अधिक और न्यून होता रहता है। अब ऐसे ही आप देखें तो सुबह के भाग में कफ ज़्यादा बढ़ेगा, मध्याह्न में पित्त बढ़ेगा और उसके बाद शाम को वायु बढ़ेगा। ये एक क्रम है दिन का। अब ऐसे हर एक अवस्था में लें, जैसे भोजन की अवस्था है तो उसमें शुरुआत में बढ़ना चाहिए कफ। क्यों? क्योंकि यदि सलाइवा उत्पन्न होगी, पाचक रस उत्पन्न होंगे, तो वो ज़्यादा व्यक्ति अच्छी तरह से खा पाएगा। पाचक रस उत्पन्न नहीं होंगे, तो खाया हुआ पचेगा ही नहीं। एक तो रुचि ही नहीं होगी और अरुचि होने से वो पचेगा नहीं। तो सबसे पहले रुचि बढ़ानी है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? सलाइवा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत उपयोगी है कि सलाइवा को उत्पन्न करे। सलाइवा एक प्रकार का प्राकृत कफ का भाग है, विकृत का नहीं है। और प्राकृत कफ को बढ़ाने वाले बहुत इसलिए एक जो अदरक है, अदरक के बारे में गुरुजी ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा है। तो भोजनादौ भक्षयेन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, ऐसा जो बताया है भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने, तो वो ऐसे तो अदरक का रस विकृत कफ को हटाता है, साथ में सलाइवा बढ़ाने का काम करता है, इसलिए भूख अच्छी लगती है। इसलिए बताया संदीपनम, अग्नि संदीपनम नित्यम। वो अग्नि को संदीपन करता है और वो अग्नि को स्थिर करता है, बढ़ाता है, इसलिए भूख अच्छी लगती है। तो लवणार्द्र संयुतम, जो भोजन से पहले अदरक का सेवन करे, क्यों? सलाइवा लेने। तो वो एक लेने से विकृत कफ दूर होता है क्योंकि कफ ऑलरेडी बढ़ा है, सलाइवा उत्पन्न करनी है, तो कफ को विकृत कफ यदि आ गया तो उसको निकालना होगा, जिह्वा स्वच्छ करनी होगी, तो ही पाचक रस आएँगे। तो कफ बढ़ता है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले बताया कफ बढ़ जाएगा तो अरुचि होगी, अग्निमांद्य होगा, तो कफ को दूर करने के लिए भोजन के पहली अवस्था में प्रारंभ करते हैं, तब कफ बढ़ता है, उसके शमन के लिए अदरक को लेना है। ये बात सबसे पहले बताई, तो ये एक बात। भोजन के मध्य आता है तब पित्त बढ़ता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तब जो स्राव होता है पाचक पित्त का, और उसके बाद वो भूख बढ़ती है तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर पाते हैं, तो पित्त वो बढ़ता है, वो स्वाभाविक है। पित्त बढ़ता है तो बीच में पानी लेने का बताया है। इसके लिए मध्य जलम तु अमृतम, मतलब मध्य में पिया गया पानी अमृत समान होता है। तो ये मध्य जलम तु अमृतम, ऐसा सूत्र है आयुर्वेद का। तो उसमें मध्य में की पिया गया पानी वो अमृत के समान होता है। चंडू भट्ट जी की एक कथा इसके बारे में है। वो आयुर्वेद में वो भी आप याद रखें कि अलग-अलग व्यक्ति की जीवन पद्धति से अलग-अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, विरुद्ध आहार से भी, विरुद्ध विपरीत विहार से भी कई लोगों को रोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अति श्रम करेगा जो व्यक्ति, अतिशय यदि वो श्रम करेगा, अतिशय बलवान होगा, तो वो विरुद्ध अन्न वो पचा जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही वस्तु ली और सब लोगों को रोग होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आयुर्वेद हमेशा ये मानता है कि प्रकृति अपनी-अपनी अलग-अलग होती है और विरुद्ध अन्न कौन पचा पाएगा, इसका भी वर्णन आयुर्वेद में दिया है। तो चंडू भट्ट जी एक बार जाते थे, अब वहाँ पर खेत के पास से निकले, तो बहुत ही ख्यातनाम वैद्य राजाओं की चिकित्सा करते थे। योगों में वो बहुत ही मास्टर थे, मतलब क्या औषधि देनी है, तो विज्ञानम औषधीनाम, ऐसा जो चरक का सूत्र है, वो शायद उन्होंने पूरा पचाया था या पूरा जिया था।
औषधियों में क्या श्रेष्ठ है? तो कि विज्ञानम औषधि नाम। जिसको ज्ञान है वो एक भस्म का भी उपयोग औषधि में कर सकता है, और इसके पास ज्ञान नहीं है, वो पूरे कबाड़ भरे हो लेकिन औषधियों का प्रॉपर उपयोग वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए केवल पढ़ाई नहीं, प्रज्ञा आवश्यक होती है, और वो प्रज्ञा परमात्मा बहुत लोगों को नहीं देता है। चिंतन का स्वभाव, उत्तम वैद्य का स्वभाव वो पढ़कर नहीं होता है। वो किसी को होता ही है, वो बिना पढ़े ही होता है। और किसी को वो नहीं ही आता है, कितना ही चाहे पढ़ ले, बहुत मेहनत ले, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़े नहीं, मेहनत अवश्य करे, लेकिन जो गॉड गिफ्ट होती है किसी को ही होती है, और वो यूनिक होती है। वो कोई सर्टिफिकेट लेने से नहीं आ जाती है। हाँ, लेकिन वो जन्मांतर में यदि तपश्चर्या की हो उसने, तो वो सर्टिफिकेट बुद्धि के रूप में मिल जाता है। तो ये एक बात हुई कि वो गए वहाँ। तो किसान तो बहुत काम करता था, वो बोले वैद्य आए, बहुत ही उन्होंने मान-सम्मान दिया। उनको पता था कि ये तो रोगों के सामने हमारा रक्षण करते हैं वैद्य तो। तो उनको बिठाया, फिर थोड़े बहुत तक्र वगैरह, छाछ वगैरह थी, पता था वो छाछ ही पीते हैं, तो छाछ दी, वो सब कुछ। वो रोटी वगैरह लेकर वो बैठा था भोजन करने के लिए खेत में। पहले के काल में वो रोटी लेकर जाते थे सुबह ही, फिर दोपहर में खाते थे। अब उसके वो अलग है कि वो तो एक पर्युषित मतलब हो जाता है, या तो फिर वो उषित हो जाता है, या फिर वो बासी हो जाता है, साढ़े 3 घंटे चले थे, प्रहरांतम भोजनम यातयामम गतरसम गीता जिसको कहती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो खाने वाला भी ऐसा है ना, तो अ इन्होंने देखा कि ये तो बराबर है, तो उन्होंने तो थोड़ी छाछ दी उनको, और फिर वो भोजन करने को बैठ गया। अब क्या किया उसने कि वो जो रोटी थी वो इतनी लाया था, 7-8 सुबह की और शाम की दोनों मिलाकर। फिर शाम को भी वो भोजन करके ही फिर वहाँ रुक जाता था, या फिर रात को फिर चला जाता था। तो 2 समय की लाया होगा, तो 7 रोटी उसने इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी रोटी निकाली, निकाल कर उसने चालू किया भोजन। छाछ है और रोटी है, 2 ही। अब धीरे-धीरे जंडूबट जी देख रहे थे, वो गुण चिंतन कर रहे थे कि अच्छा ये आहार से क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरह से। तो धीरे-धीरे उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोटी खा ली। इतना लाया था वो पूरी हो गई। तो ये एक लेयर करते कपड़े का, वो कपड़े में रोटी लाते थे पहले, अब के जैसे डब्बे तो थे नहीं। तो वो कपड़ा फिर खोला और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके रोटी खा ली, और उसके बाद उसने 1-2 गिलास पानी पी लिया। तो ये झंडू भट्ट जी ने देखा कि ये इसने तो मतलब ये मतलब तकरत तो दी मुझे, बहुत अमृत जैसी लगी, अच्छी लगी, थकान उतर गई, बहुत अच्छा। लेकिन ये क्या कर रहा है व्यक्ति? भोजनान्ते विषम वारी, तुरंत सूत्र स्फुर दिया, तुरंत स्फुरणा हुई कि भोजनान्ते विषम वारी, भोजन के अंत में तो पानी ज़हर के समान होता है। अच्छा, मुझे ये कहना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, ये तो बेचारा जानता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि देखो आप है ना, वो एक आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि भोजनान्ते विषम वारी। उन्होंने बताया इसका क्या अर्थ होता है? वो बोले कि भोजन के अंत में पानी ज़हर जैसा है। तो भोजन के अंत में आपने पानी पिया ना, तो वो ज़हर हो जाएगा, वो पचेगा नहीं भोजन। ऐसे सूत्र है आयुर्वेद में, और वो बहुत ही मतलब ध्यान रखना है आपको। तो वो बताए तो कब पी सकते हैं? तो उन्होंने बताया मध्य में पी सकते हैं, मध्य वारी जो, मध्य में आप पी सकते हो। अब 7 रोटी खाई थी, 2 लोटे पानी पी गया था। वापस उसने कहा अच्छा मध्य में पी सकते हैं, ठीक है। वो दूसरी जो 7 रोटी रखी थी शाम के लिए वो ले ली वापस, और वो फिर 7 रोटी खा गया। अब फिर 7 रोटी खाकर वो खाता गया, वो देखते रहे। अब खाकर उन्होंने बताया कि अब हो गया ना मध्य में, अब तो कोई तकलीफ नहीं, अब तो ज़हर नहीं होगा। अब उनको जन्नू भट्ट जी को समझ में आया, उन्होंने बोला मैंने गलत कर दिया, गलत कह दिया आपको, वो तभी ज़हर नहीं था। क्यों? वो बोले कि वो आपके लिए नहीं था, वो नियम हमारे लिए। जो व्यक्ति की इतनी अग्नि है तीक्ष्ण, कि वो 7 रोटी खाकर फिर 2 लोटे पानी पीकर ऑलरेडी भोजन पूरा हो गया है, तभी भी वो 7 रोटी यदि खा सकता है, तो उसको विरुद्ध अन्न नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो उसके लिए है। हमारे जैसे लोगों के लिए वो नहीं है कथा। तो आयुर्वेद में एक अपवाद भी बात बताई है कि कोई-कोई रोगों की जीवन शैली, जीवन पद्धति ऐसी होगी, तो उसको ये रोग नहीं होंगे। दूसरी बात, तो ये भोजन से पहले अदरक का सेवन करना है, मध्य में
पित्त का प्रकोप होगा तो पानी देना है, अंत में वात प्रकोप होगा। कोई भी 3 अवस्था पे होगी, सूक्ष्म रूप से वो ये सारी प्रक्रिया होगी, आप भी अनुभव कर सकते हो उसको। आप भी देख सकते हो उसको कि अच्छा ये हो रहा है ऐसा। लेकिन उस तरह का आपका चिंतन होना चाहिए, उस तरह का आपका आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। वो आत्मनिरीक्षण की आदत पड़ गई, आप कफ, पित्त, वात को स्वयं अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं कि हाँ, मेरा ये बढ़ गया है और इतना आ गया तो स्वयं चिकित्सक आप अपने बन गए। तो स्वयं आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, ये कफ मेरा बढ़ा है तो मुझे क्या करना है और ऐसा करेंगे तो कफ शांत हो जाएगा। तो ये आप निरोगी रह सकते हो। ये आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय ऐसे बताए हैं, अपनी प्रकृति को आप जाँच करो, अपना आत्मनिरीक्षण बढ़ाओ। होम्योपैथी में क्या करते हैं, बहुत बड़ा लिफाफा दे देते हैं। अच्छा, आप कब उठते हो, कब जागते हो, कब क्या करते हो, कब गुस्सा होते हो, कब गुस्सा नहीं आते हैं, किसको देख कर आता है, कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है और क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। आयुर्वेद में भी प्रकृति परीक्षण ऐसा ही है। वो ऐसा नहीं है कि 2 और किसी को दे दिया और चिकित्सा हो गई। आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण बहुत बड़ी बात है और वो हो गया कि आधी चिकित्सा हो। बस एक निदान देख लिया, कारण क्या है वो समझ लिया, तो यात्रा शुरू हो गई चिकित्सा की ओर। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसको उस तरह से देखना। अब वात प्रकोप अंत में होता है, इसलिए अंत में तक्र को बताएँ। तो वात प्रकोप को वो शांत करेगी। तो ये बात बहुत ही आवश्यक है कि भोजनान्ते पिबेत तक्रम। आयुर्वेद में बताया है कि दिनान्ते च पिबेत पयः, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। पै के 2 अर्थ होते हैं, एक तो पानी होता है और एक दूध होता है। दोनों को संस्कृत में पयः ही कहते हैं। संस्कृत भाषा की कभी बात करेंगे तब लेंगे कि क्रियावाचक कितने शब्द है, ऐसे कितने शब्द है। एक अग्नि के लिए ही 60 शब्द है। कितने धातु है, कैसे किसकी स्ट्रक्चर है, वो कभी संस्कृत का स्ट्रक्चर हम समझाएँगे। आयुर्वेद में वो अलग-अलग प्रकार के लेकर खास करके एक बहुत सारे ग्रंथ ऐसे बता सकते हैं। ज्ञान भैषज्य मंजरी करके एक ग्रंथ है, उन्होंने एक उपमा देकर अनेक प्रकार की कथाओं को लेकर, औषधियों को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा निरूपण दिया है। क्योंकि वो जो बीच में वैद्य हुए, वो बहुत अच्छे संस्कृत के कवि थे। तो भाषा के ऊपर प्रभुत्व उनका बहुत था। तो ये पहले क्या ऐसे कॉलेजों में से नहीं निकलते थे, नहीं तो उसको क्या प्रास होता है, क्या अनुप्रास होता है, वो पता ही नहीं है। केवल इसको आरएक्स वाला जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको छोड़कर और दुनिया का कुछ पता नहीं है। लेकिन इसको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था पूरे पंच महाभूत के तत्वों का, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का। और अभी ही ऐसे प्राज्ञ लोग अभी गई सदी में ऐसे गए। हर्डीकर दादाजी थे, कितना अध्ययन था। बालाजी जामनगर में थे, बहुत अध्ययन था उनका। हमारे गुरुवर्य तो थे, वो तो अध्यात्म के हिमालयी और फिर आयुर्वेद में भी ऐसा वो यूनिक था। सब लोग कहते थे कि उनके पास जो ज्ञान है, वो पुस्तक से नहीं है, वो कुछ अलग है। बीच में मैं बता दूँ कि इसकी हम एक सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, गुरुजी के प्रयोग। बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कौन-सी औषधि प्रयोग करें, कौन-सी ना करें। गव्य में ही इतनी सारी भ्रांति है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने रीत से कुछ बताता है, उसका शास्त्र आधार नहीं होता है। तो वो शास्त्र आधार को लेकर देखिए आज आज हमने तक्र के ऊपर बताया है छाछ के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा छाछ का वर्णन एक जगह पर आ जाएगा, इस तरह से हमने उसकी व्यवस्था की है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये छाछ का वर्णन का एक फाइल है पूरी और उसमें अनेक प्रकार का वर्णन किस तरह की छाछ में भाव प्रकाश जी ने बताया है, अब भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश में बताया है, कहाँ क्या बताया है, निघंटु में क्या है, दार्शनिक ग्रंथों में उसका क्या आया है। तो ये पूरा हम उसका रिसर्च करके पूरा मतलब कंपाइलेशन करके उसको रखते हैं। एक दार्शनिक दृष्टि से इसका कंपाइलेशन गुरुवर्य ने जो हमको बताया बहुत शिष्यों को और ये संस्था के पास रहा। तो इसका अंत लोगों के पास ये प्रयोग पहुँचे। इसमें कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है और न ही कोई ऐसे छिपाने की बात नहीं है। हाँ, ऐसा अवश्य है कि आप कृतज्ञ रहें, आप प्रामाणिक से ही वो प्रयोग लोगों को कहें और ख़ास करके वो बता दें कि भई ये प्रयोग ये ग्रंथों में है, ये करने जैसे है। तो एक शुद्ध रूप की परंपरा फिर से टिक जाएगी, फिर से प्रचार होगा। ये बहुत बड़ा ये सदी का कार्य हो जाएगा क्योंकि आज सबसे जो बचाना ज़रूरी है, वो ये ग्रंथ संपत्ति को और ऐसे प्रयोगों को बचाना ज़रूरी है। तो हमने मतलब ये अपने विश्व विज्ञान के बारे में प्रयोग करवाए थे। उसी तरह के अनेक प्रकार के योग जो गुरुवर्य ने बताए हैं, उसी काम में मैं लगा हूँ अभी। तो ये एक अंत तक व्यक्ति को ऐसे आधारभूत
उपाय मिल जाए, तो हम बहुत गाँवों का, बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। बीच में मैं बता दूँ किसी ने प्रश्न भी किया था कि हम इसको फैला सकते हैं, क्या है फैलाने के लिए? आप वीडियो बहुत जगह पर आप उसको शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, इसलिए तो हमने ये शुरू किया है, आप तक पहुँच जाए। फिर कोई प्रैक्टिकल बात है तो ही वो शिविर में आए और शिविर इसकी पूरी एक हम विचार करेंगे। कुणाल जी है, वो गव्य अच्छा मतलब प्रैक्टिकल सब कुछ जानते हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी सिखाएँगे दशगव्यों के बारे में। अनेक औषधि योग है, गाय के दूध को मिलाकर, उसके घी को मिलाकर तकरासव है, अद्भुत औषधि है। अभी हमने वो घड़े में रखकर कल ही हम शुरू करने वाले हैं तकरासव बनाना। तो तकरासव खास करके नक्षत्र वाइज़ दूध लेकर भी उसका प्रयोग है। अमावस्या में अंजन बनाना है, उसका प्रयोग है। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है कि अमावस्या कह दी तो हो गया। अब उसकी क्या खगोलीय स्थिति होगी, वो भी आपको पढ़ाएँगे। भारतीय विचार से कैसे तिथि का निर्णय होता है, किस तरह से खगोलीय पूरी घटना है, ज्योतिष कैसा है और उसके आयुर्वेद के क्या गहरा संबंध है। जब तक वो नहीं जानेंगे, तब तक तो ये परिणाम देने वाली नहीं है वटी-कुटी। तब उतना परिणाम नहीं आएगा जब अब जो हम लिखा हुआ अपेक्षित करते हैं, तो ये जानना पड़ेगा। तो ये छाछ के बताया कि अंत में वात का शमन करने के लिए छाछ को पीना है। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, दीनान्ते च पिबेत पयः। दिन के अंत में दूध पीना है और रात के अंत में पानी पीना है। तो ये एक बात याद रखें कि वो रात के अंत में पानी पिए, जिसको हम उषःपान कहते हैं। दिन के अंत में दूध पिए और भोजन के अंत में तक्र पिए। तो ये एक प्रामाणिक एक शास्त्रोपचार है। तो ये आवश्यक है कि आप इसको समझें क्योंकि जब वात प्रकोप भोजन के अंत में होता है, उसके शमन करने के लिए तक्र पिए। तक्र की अलग-अलग मैंने बात बताई। आपको ऐसा लगे कि कफ के रोग है तो सूंठ, मरी, पीपल वगैरह डालकर फिर ये यदि लगे तो थोड़ा खड़ी खंड शर्करा डालकर कि पित्त होगा तो, यदि आपको लगे कि वात का प्रकोप है, तो फिर इस तरह से केवल तक्र भी पी सकते हैं, अन्यथा जीरक वगैरह डालकर उसको पिया जा सकता है, अजवाइन वगैरह डालकर पिया जा सकता है। तो ये मैंने बात अभी तक्र के बारे में बताई। तक्र का तो इतना वर्णन किया गया, तक्र उत्तम सात्विक ऐसा पहले हमने बता दिया। आज जहाँ-जहाँ पर भी जो क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं क्योंकि संस्कृत में एक बात कही दी जाए, छाछ का वितरण किया जाए यदि झोपड़पट्टी ऐसे गरीब विस्तारों में ऐसा, तो ये बात बहुत ही आवश्यक है कि ये उसमें जो क्रिमिनल टाइप के जो गुनाह वाला जो मानस होता है, जो तामस मानस, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो साउंड हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, सात्विकता की ओर वो बढ़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ तक्र का श्रेष्ठ दान बताया, तक्र पिलावे सा। पहले के काल में जब कोई छाछ देता था, तो उसके पैसे नहीं, उसका कोई क्योंकि मूल्य कर ही नहीं सकते, कुदरत ने हवा दी, बहुत मूल्यवान, ऐसे तो उसका बहुत मूल्य है जीवन के लिए, इसकी कोई कीमत नहीं रखी, कोई मूल्य नहीं रखा। छाछ ऐसी है कि वो यदि कोई भूखे व्यक्ति यदि पी लेता है और एक रोटी खा लेता है, तो उसको पूरा पोषण मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएँ संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, मतलब छाछ है वो इंद्र को भी दुर्लभ है। इंद्र को हमारी क्या ईर्ष्या आएगी? हम एक पत्नी रखते हैं तो वो तो 50 ठो रखता है। तो वो उससे उसकी ईर्ष्या नहीं, हमारा एक बंगला है, उसके पास 50 है। तो देवों को भी क्या दुर्लभ है? तो बताया कि भोजन में तक्र दुर्लभ है। एक कथा भी आती है ऐसे कि शंकर को यदि ये मिल गई होती, यदि नीलकंठस्य यदि नीलकंठेन तक्रम लभ्यते चेत नीलकंठा न भवति, मतलब कि यदि शंकर जी को यदि छाछ मिल गई होती तो वो नीलकंठ नहीं होते, मतलब कि वो ज़हर उसका पास आउट होकर वो चला गया होगा। एक बीच में प्रयोग बता देता हूँ कि काँच जो गल जाए, आपको काँच पता है, ग्लास वो फूट गया हो और किसी को ऐसे ही वो चला जाए, तो 2 प्रयोग गुरुवर्य ने बताए थे, एक तो उसको केला खिला दो पक्का और उसको पानी की जगह पर छाछ पिलाओ, पूरा दिन। तो वो काँच का जो पॉइज़न होगा अंदर जाकर या कुछ तो वो होने की बजाय वो काँच निकल जाएगा अंदर से। तो एक गुरुवर्य ने बहुत जगह पर ऐसी अर्जेंसी में ट्रीटमेंट की थी कि वो बहुत बाहर चले गए थे और फिर ऐसा केस आया था, तो मैंने अपनी आँखों से देखा है 10-15 व्यक्ति को तो कि वो अचानक बालक कुछ काँच ले लेता है और गुरुजी ने बताया वो बाद में तो मैं भी बताने लगा कि पक्का केला और जब प्यास लगे तब पानी ना दियो, तब छाछ दो उसको। तो छाछ रखो तो केवल 1 दिन या 2 दिन उसको कराना है, तो उसका जो क काँच से जो हानि होती है, वो हानि नहीं होगी उसको। ये गुरुजी ने बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर ये बताया था। तो एक ये है कि शंकर जी को
जहर मतलब नीलकंठ नहीं होते वो, जहर निकल जाता और मतलब नीलकंठ नहीं कहलाते उनको, लेकिन ये नहीं मिली। ये संस्कृत साहित्य का एक प्रकार है कि वो बताते हैं, कल्पना करते हैं कि छाछ का क्या प्रभाव होता है। फिर उन्होंने बताया कि यदि चंद्र को मिल गई होती तो उसका क्षय ही नहीं होता। आपको पता है चंद्र का कलाओं का क्षय और वृद्धि रहती होती रहती है। अब चंद्र को भी क्षय हो गया, बराबर? अब चंद्र को क्षय हो गया शाप से, वो आपको पता है कि शाप दिया मतलब, और उसका क्षय हो गया। तो क्षय चंद्र का हुआ तो वो होता ही नहीं यदि छाछ उसके पास होती। तो चंद्र को क्षय की पीड़ा नहीं होती यदि छाछ उसके पास होती, तो चंद्र क्षय से बच जाता। फिर बताए कि ये जो अलग-अलग देव है, तो वो भी अनेक प्रकार की व्याधियों से वो पीड़ित नहीं होते, यद्य इसके पास तक्र होती। इंद्र को इतना गुस्सा नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, यदि कोई तप करता है तो आपको पता है कि वो इंद्र का आसन डोलने लगता है, इंद्र अपसेट हो जाता है। तो बताते हैं कि इंद्र इतना अपसेट नहीं होता। इंद्राद्या देवाः ये सारे तामस गुणों से, राजस गुणों से पीड़ित नहीं होते, यद्य उसके पास तक्र होती। इसके लिए बताया कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि ये सारे देवों के पास भी ये अमृत जैसी छाछ नहीं है, तो क्या करे वो? तो इसलिए गणपति के बारे में भी बताया कि उसका पेट ही ऐसा नहीं होता यदि उसके पास छाछ होती पीने के। तो पीने के लिए छाछ होती, तो मतलब अच्छा शरीर होता है, या तो फिर ऐसा गुजरात के लोगों को खास वो मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, तो उसके लिए खास है कि वो सारे छोड़कर पूरे दिन चाय-पानी पीते रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इधर-उधर का खाने खाने को रहते हैं या फिर होटल का ही खा लेते हैं। तो उसके लिए आयु गुरुजी ने बताया था कि प्रायः उसकी मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, मतलब उधर निकल जाता है बाहर। उसके लिए छाछ का प्रयोग, तक्रकल्प का प्रयोग बहुत अच्छा है। केवल तक्र पर कुछ दिन रहना, उसका शास्त्रीय विधि हम कल बताने वाले हैं कि तक्रकल्प में कितने दिन तक कैसे रहना है। घी के साथ ही उसका हम बता देंगे, हम जब विवरण करेंगे तब। लेकिन ये बहुत उत्तम है कि कुछ दिन तक्र के ऊपर रहे, उससे वो मोटापा कम होता है, मोटापा में बहुत इफेक्ट होती है। बाल धोने में भी तक्र का बहुत उपयोग है। आजकल महिलाओं की ये समस्या बहुत है कि बाल कैसे काले रहे, बाल कैसे घने रहे, बाल कैसे चाहे खाएँगे कुछ भी, लेकिन बालों पर बाल ऐसे ही होने चाहिए जैसा हम चाहते हैं। अब वो भी एक प्रश्न है कि व्यक्ति को रूप वो व्हाइट चाहिए, वो गोरा चाहिए, लेकिन बाल काले चाहिए फिर। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा गोरा चेहरा दिखेगा जब बाल एकदम काले घने होंगे तब। तो आयुर्वेद में बताया ठीक है, तो उसके लिए आयुर्वेद में छाछ से ही लेप करने को बताया है, कुछ लेप है ऐसे। और वराहमिहिर ने तो आज से शायद 2000 साल पहले उन्होंने उस ग्रंथ में एक डाई का भी वर्णन किया है, वो कभी हम लेंगे। ऐसे बृहद संहिता के बारे में या कोई ग्रंथों के बारे में लेंगे, तो उसका भी वर्णन कभी कर देंगे। लेकिन हाँ, यदि किसी को ये परेशानी है, जूं है या फिर छोटे-छोटे कुछ हो गए हैं, तो बालों को साफ करने के लिए उत्तम है, छाछ का प्रयोग करें, छाछ से बाल धोए, तो वो समस्या उसको नहीं रहेगी। बाल धोने के लिए उत्तम छाछ है, उसके लेप भी छाछ में करने को बताए हैं, वो भी हम बताएँगे, छाछ से कैसे लेप करना है, वो भी बहुत ग्रंथों में हमने ये देखा है। बहुत सारे और भी प्रयोग छाछ के ऊपर किए गए हैं, छाछ में खास करके जिसको ऐसे रोग है, मैंने बता दिया पाइल्स से अथवा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके लिए अलग-अलग छाछ के प्रयोग बताए। छाछ के ऊपर ही रहना बहुत सारे रोगों में आवश्यक होता है, तो छाछ का सेवन नियमित कर सकते हैं। शाम को छाछ का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक तो खट्टी हो जाती है। कोई-कोई लोग ऐसा कहते हैं कि छाछ छाछ एक्सपायरी नहीं होती है कभी, उसका एक प्रश्न भी आया था। तो एक्सपायर होना नहीं है, उसमें अम्लता कितनी आई, उसका ज़रूरी है। वो एक्सपायर होना मतलब वो टर्म्स है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन वो खट्टी छाछ का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि वो पित्तवर्धक हो जाएगी और वो पचने में भी भारी हो जाएगी, तो वो बहुत सारे पचाने में उपयोगी है। जैसे कि आयुर्वेद में एक मैं और बता दूँ, आयुर्वेद में एक अनुपान का कांसेप्ट है। अनुपान का कांसेप्ट ऐसा है कि आपको मक्काई का, ज्वारी का यदि रोटी खानी है, तो वो छाछ के साथ ही खानी है, तो ही वो पचेगी, उसको पचाने वाली छाछ है। खास करके ये बात गुरुवर्य कहते थे, हर्डीकर दादाजी को जिसने सुना है, वो भी ये बात बताते थे। तो ये ज्वार की और मक्का की रोटी यदि खानी है, तो वो छाछ के साथ ही खानी है, तभी वो पचेगी। जौ का सेवन करना है, वो घी के साथ ही करना है। तो जौ की यदि रोटी होगी या गेहूँ की, तो
वो कैटेगरी में आते हैं वो अन्न, उसको घी के साथ। यदि गेहूँ की आप रोटी खाते हो और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको घी नहीं लगाना है, तो उसका मानिए मत, तो गेहूँ छोड़ दीजिए। गेहूँ की रोटी अति रुक्ष हो जाती है यदि घी न लगाया जाए तो। उसको स्निग्धता ज़रूरी है, नहीं तो वो आम करेगी और बहुत ही पचने में भारी हो जाएगी। तो स्निग्धता इसको अनुपान के रूप में ज़रूरी होती है, इसलिए गेहूँ की या जौ की रोटी तो घी, और यदि मक्का और ज्वारी की रोटी है तो छाछ उसको पचाने के लिए बहुत आवश्यक है अनुपान में। अच्छा, घी का जब ये अजीर्ण हो जाए, मतलब घी पचे नहीं तो क्या करेंगे? खास करके कब होता है ऐसा? शादी जब होती है, हम शादी में भोजन करने जाते हैं, तब वो दृष्टि से नहीं जाते हमारा स्नेह हो तो हम दिखाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? ₹500 देते हैं उसको वसूली के लिए। अब गुजरात में बहुत लोग हमारे यहाँ चिकित्सा कराने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ लेप हो तो दो मुझे उधर में बहुत, क्योंकि पिछले दिन आपने दिया था ना वो मालिश वाला तेल या फिर वो, तो उससे मेरा पैर बहुत अच्छा हो गया था, मिट गया था, मुझे पेन चला गया था। अब आप ऐसा कोई लेप दो तो मेरा पेट भी ठीक हो जाए, क्योंकि पेट में बहुत ही अभी भोजन हो गया है तो दुख रहा है, अभी बहुत बेचैनी हो रही है। तो हम बोलते हैं भाई पेट में कोई लेप होता है क्या पेट के लिए? तो दवाई होती है, 2-3 गोली ले लो आप। तो चित्रकादि है या फिर अग्नितुंडी वटी है या फिर धनंजय, बहुत सारी वटी-गुटी आयुर्वेद में तो बहुत है, मतलब हिंगवादी वटी है, हिंगवाष्टक है या फिर लवण भास्कर है, बहुत सारे चूर्ण हैं, तो कुछ ले लो, गोलियाँ तो है ही। बोले यदि गोली की जगह होती तो लड्डू नहीं खा लेता और एक, तो गोली की भी जगह नहीं रखी अभी कोई एक भी, इतना खाया है क्यों? बोले ₹500 लिखाए थे। ₹500 उसको लिखाना होता है जब उसका शादी होती है किसी की तो वसूल करने के लिए खाते हैं। या तो फिर कभी ऐसे प्रसंगों में हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो घी का जो अजीर्ण होता है, उसके लिए 2 बात बताई। एक तो सुपारी खाना, घी के अजीर्ण को दूर करने के लिए सुपारी अद्भुत औषध है, तो वो खाना है या फिर छाछ पीनी है। इसलिए जहाँ-जहाँ पर भी ऐसे जो शादी-ब्याह है उसमें छाछ इस तरह की, जो गाय के दूध से बनी हो, वो अद्भुत होती है, वो उसमें पाचन हो जाता है उसका। तो ये एक छाछ का प्रयोग है कि घी के अजीर्ण को दूर करने के लिए छाछ का प्रयोग अति उत्तम होता है। छाछ के लिए बहुत सारे प्रयोग छाछ को लेकर दिए हैं आयुर्वेद में। अब वो अम्ल हो जाती है खट्टी रात को, तो उसको क्या करें? उसको मतलब गरम कर और छोंक लगा दे उसको, जीरा वगैरह का, और गुजरात में तो ऐसे बनती है और शायद महाराष्ट्र में भी बनती है, बहुत प्रदेशों में ऐसी बनती है, उसको कढ़ी कहते हैं, तेमनम कहते हैं संस्कृत में उसको। तो तेमनम मतलब कि कढ़ी, वो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एक जो जहाँ पर भी आश्रम होगा, वहाँ पर क्या होगा रात को? तो बोले कढ़ी और खिचड़ी होगा। मतलब कृष्णान्नम मतलब खिचड़ी होती है और तेमनम मतलब कढ़ी। तो वो दोनों का भोजन ही बहुत सारे आश्रमों में होगा। तो कढ़ी खिचड़ी, कढ़ी खिचड़ी ये होगा। हम भी यहाँ पर जब शिविर करते हैं, तो रात को कढ़ी करते हैं। उसमें डालने जैसा एक पदार्थ बहुत अच्छा है। अच्छा, चाणक्य का एक उदाहरण मिलता है कि चाणक्य जो ये न तक्र सेवी व्यथते कदाचित ऐसा बताया, उसमें न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः। कोई भी रोग यदि छाछ से मिट गया वो वापस नहीं होगा। न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः, मतलब यदि छाछ से मिट गया कोई रोग तो वापस नहीं होगा, वो गारंटी। जैसे पाइल्स यदि छाछ से मिट गए, वो परमानेंट मिट गए, वो डिलीट हो गई एकदम, वो फिर वापस नहीं आए। तो ये न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा, वो वापस नहीं होंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाने के लिए शत्रु क्या होता है उसको किस तरह से खात्मा करे, तो वो रोज छाछ पिलाते थे। आपने वो कथा पढ़ी हो शायद, अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए वो छाछ का उपयोग करते थे। अब वो छाछ को वो किसी के मूल में डाल दे मतलब, तो क्या होता था 3-4 दिनों में ही वो जो घास-फूस निकला है, आप खेती में भी उसका उपयोग करिए, खेती का भी हम एक सेशन लेने वाले हैं, वैदिक कृषि का। तो वो छाछ डालते थे, वो ग्रास जो उगता था उसमें, तो 5-6 दिनों में वो ग्रास नहीं उगता है, फिर वो पूरा हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो चाणक्य ने बताया कि वो शत्रु को मारने के लिए भी इस तरह से उपयोग करे कि वो वापस फिर ना हो, मूल से ही जाए, समूलम च विनश्यति। रोग की चिकित्सा ऐसे करे कि रोग फिर मूल से ही चला जाए। ऐसा नहीं कि अभी बुखार है तो 2 गोली ले ले, कल का देखा जाएगा, फिर वो कल आएगा। तो उस तरह से नहीं, तो चाणक्य उसको समझा रहे थे, तो ये छाछ लेकर जाते थे, छाछ को कोई वृक्ष में डालते थे। उसमें एक अपवाद बताया है, मिष्ट नीम है, जो एक कड़वा नीम होता है और उसी के तरह का पान वाला एक मीठा नीम होता है, जिसको संस्कृत में मिष्ट नीम कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में वो बहुत होता है, बाकी का पता नहीं। तो वहाँ पर वो मिष्ट नीम होता है, उसमें कैल्शियम की बहुत मात्रा आज के साइंस के रीत से
मतलब प्राप्त हुई है। उसके पाउडर भी है, हम छाछ में डालने के लिए भी उसका पाउडर उपयोग करते हैं, जो हमारा छाछ मसाला आता है, उसको हम यहाँ बनाते हैं आश्रम में, उस तरह की जो सारी चीज़ें लेकर। तो छाछ में वो डालना बहुत ही आवश्यक है। एक बात, उसमें बहुत सारा कैल्शियम का प्रमाण है। आजकल तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पहले तो घर पे बोया जाता था, आज हमारे आश्रम में भी है और बहुत सारे गुजरात में घर-घरों पर आप बहुत सारे घरों पर वो मिलता है। तो वो खास करके दाल में जब अरहर की दाल करते हैं तब उसको डाला जाता है। अच्छा, कढ़ी में वो अवश्य होता ही है, उसके बिना शायद कढ़ी नहीं बनती है, तो कढ़ी में वो डालते हैं। वो पान का 2-3 डाली लेकर फिर उसको डाल देते हैं कढ़ी में इसी तरह से। वो कैल्शियम कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में इसलिए उसको डालते हैं, एक बात। अब वो छाछ का उसके साथ एक अजीब संबंध है। अब जैसे हमने बताया कि घास-फूस वगैरह उससे नष्ट हो जाता है छाछ से, उल्टा होता है मिष्ट नीम के साथ। नीम का पोषण करना है तो उसको छाछ पिलानी चाहिए। इसके लिए पहले के घर में जो छाछ बचती थी, वो ये नीम को दे देते थे। वो नीम को देते ही उसकी बढ़ जाती थी। वो बहुत पोषण देता है नीम को। वृक्ष आयुर्वेद या ऐसी कोई हम लेंगे जभी भी सेशन, तब हम देखेंगे कौन से वृक्ष को क्या औषधि प्रिय होती है। वृक्ष में भी प्रिय अप्रियत्व होता है, वो केवल सबको एक ही प्रकार का खाद नहीं है। सामान्य खाद दे सकते हैं गोबर वगैरह का, लेकिन अलग-अलग है, जिसमें मिष्ट नीम के मीठा नीम जो होता है उसको छाछ दे। तो बची हुई छाछ का क्या करे, तो कढ़ी कर दे, और भी बच जाए तो क्या करे, लेप इत्यादि बना दे, और भी बच जाए तो नीम को दे दे, मिष्ट नीम को। मतलब मीठा जो नीम है उसको ये दे दे। तो चाणक्य की कथा में ये बात बहुत अच्छी तरह से आई कि वो ये प्रयोग मीठे नीम का प्रयोग करके, मतलब ये छाछ का प्रयोग करके उन्होंने ये भले ही उसी साथ ये मिष्ट नीम के साथ भी है, तो कढ़ी तेमनम बहुत उपयोगी है। खास करके जिसको कफ के रोग है, जिसको वात के रोग है, उसको गरम-गरम कढ़ी पीने को है, गले के कुछ रोग है, उसको कढ़ी गरम-गरम पीने का बताया है, तो वो उत्तम एक प्रकार का आहार है। इसलिए कढ़ी छाछ को यदि रात को ऐसे सेवन नहीं करना है, लेकिन यदि रात को यदि आप कढ़ी बना देंगे उसकी, तो वो पक्व तंत्र हो जाएगी। तो जो कच्ची तक्र में कुछ जो दुर्गुण हैं, कुछ मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो वो पचने में या फिर कुछ या फिर कुछ किंचित उष्ण हो जाती है, वो इससे दोष निकल जाता है। तो ये अजीर्ण में भी बहुत आवश्यक है, पचने में भी आसान है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कढ़ी का भी तेमनम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमने आज तक्र के बारे में बताया, तो उसमें न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः, तक्र के जो छाछ से मिट गए वो रोग फिर वापस नहीं होते हैं। वो सुरों को जैसे अमृतम दुर्लभ है, या तो फिर अमृत उसकी एक पहचान है, ऐसे पृथ्वी लोक की पहचान ये छाछ है। तो ये छाछ की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। ये एक अमृत तुल्य औषधि या एक आहार है, जो मनुष्यों को वरदान के रूप में मिला है, और वो ये नहीं है। पशुओं के रोगों में भी पर्याप्त मात्रा में छाछ का उपयोग होता है। तो वो छाछ का लेप बनाने में, छाछ के साथ औषधि देने में, अब वो किस-किस में क्या-क्या कर सकते हैं, वो भी हम कभी देखेंगे। हाथ कभी आपका किसी का भी जल जाए, तो तुरंत फोला होता है, लेकिन वो छाछ में यदि डाल दिया जाए, तो वो फोला नहीं होता है। वो दग्ध वर्ण अर्थात कि जिसको आग लग जाए और कुछ है, तो उसको छाछ तुरंत ही उसका इमीडिएटली आप छाछ में उसको ये हाथ रख देते और रख सकते हैं। बाकी की तो ट्रीटमेंट बाद में होगी ही, लेकिन एक बार तुरंत ही उसको छाछ में रख देने से उसको आराम मिलता है। ऐसे छाछ के बहुत ही उपयोग है, औषधीय उपयोग भी है, आहार के रूप में भी उपयोग है। तक्रकल्प है पूरा, और वो तो बहुत सफल है। तक्रकल्प का तो जैसे दुग्धकल्प का नहीं मिलता है, लेकिन तक्रकल्प का वर्णन बहुत जगह मिलता है। तक्र के ऊपर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो तक्रकल्प की बात हम फिर कल करने वाले हैं, पाठों के साथ कहाँ-कहाँ तक्रकल्प का विधान है। कल अंतिम दिन है, घी का बाकी है, तक्र का बाकी है, और सारे गव्य जो बाकी रहेंगे वो कल हम ले लेंगे। बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं, आज समय हो गया है। कल वापस हम प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, प्रश्नोत्तरी से ही शुरू करेंगे। आप जो बाकी रहे, तो आज अंतिम दिन है प्रश्न करने का, आप अपने प्रश्न रखें। उसमें से जो-जो प्रश्न खास करके जो सेशन लिए गए हैं, उसके बारे में हो, तो वो हम उसको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देंगे। तो वो ऐसे प्रश्न आप पूछें
वैयक्तिक प्रश्न न पूछे अभी के सेशन पर, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जो सेशन से रिलेटेड हो। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि वैदिक पेरेंटिंग का फिर से एक वर्ग लिया जाए, तो वो होम स्कूलिंग कैसे करा सकते हैं, वैदिक पेरेंटिंग कैसे करा सकते हैं, उसके बारे में हम फिर सेशन लेंगे एक। उसका भी हम आपको बता देंगे कल, कि कल के बाद परसों से क्या हम विषय लेने वाले हैं 3 दिन तक। और उसके बाद यदि सब लोगों यदि किसी को सीखना चाहे, तो हम अष्टांग हृदयम, मतलब वाग्भट की जो ज्ञान गरिमा का वर्णन जिसमें है, कलो वाग्भट नामातु गरिमात्र प्रदर्श्यते, ऐसा बताया है कि कलयुग में वाग्भट का जो अष्टांग हृदयम है, लेकिन उसको देखने की एक दृष्टि वो वैद्यकीय चिकित्सा में या अपनी दशगव्य चिकित्सा में कैसे उपयोगी हो सकता है, हम उसको कैसे समझ पाएँगे। तो आप अभी ये समय का उपयोग करके तैयार होकर फिर हम फिर से कुछ चिकित्सकीय विषय सीख सकते हैं। तो इसलिए हम फिर से शायद वाग्भट का क्रम लें, या फिर गुरुवर्य ने जो औषधियाँ बताई है, गुरुजी के उपचार, उसकी एक सीरीज़ चालू करने को बहुत लोगों ने बताया है। तो वो कैसे करेंगे वो हम कल बता देंगे आपको। तो फिर से हम कल का अंतिम दिन है, आज आपके प्रश्न रख दीजिए। कल और गव्यों के हम थोड़े स्पीड से गुण ले लेंगे। आज पर्याप्त मात्रा में हमने तक्र का विचार चिंतन किया है। कल फिर हम दूसरे गव्य जो बाकी रहे, वो करके कल पूर्णाहुति करेंगे। और उसके बाद वैदिक पेरेंटिंग, होम स्कूलिंग का एक सत्र लेकर, उसके बाद फिर से हम गर्भ विज्ञान या फिर वाग्भट में अष्टांग हृदयम के बारे में कुछ शुरू करेंगे। तो आप अच्छी तरह से वो समझेंगे अनेक औषधियों की महत्ता। तो इतना कहकर आज आप प्रश्न रखेंगे और कल हम उसके उत्तर देंगे। और आप ये सारे बहुत सारे जो आपके संपर्क में होंगे, जो गाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसको भेज सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इस तरह का एक शास्त्रीय पद्धति का एक शुरू हुआ है। तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उसका लाभ ये जनता को दें। नमस्कार।